अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनफैक्ट न्यूज़, मैं हूं मंजूर अहमद रजा। नाज़रीन, मियां साहब अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को बिल्कुल इसी तरह मुतमिन कर लेते हैं जिस तरह एक औरत शादी के 3 माह बाद बच्चा पैदा करती है और अपने शोहर को मुतमिन कर लेती है। 3 माह बाद बच्चा पैदा होता है, शोहर खुशी से निडाल हो जाता है, इनके सपोर्टर्स की तरह मिठाई का टोकरा उठाता है और पूरे इलाके में निकल जाता है। वो घर घर जाकर लोगों को मिठाई देता है, मुबारकबादें वसूल करता है। तो उससे लोग पूछते हैं कि अभी तो शादी को सिर्फ 3 माह हो गए हैं, बच्चा कहां से पैदा हो गया। वो बिल्कुल इनके सपोर्टर्स की तरह, बजाय इसके कि अपने दिमाग की कोई बंद खिड़की खोलता, उसके अंदर कोई रोशनी की किरण आने देता, वो भागकर फिर मियां साहब यानी अपनी बीवी के पास चला आता। आकर बीवी से जब इस बारे कहता है कि लोग ये बातें करते हैं, तो अब बीवी उसको किस तरह समझाती है, मियां साहब के स्टाइल में, या मियां साहब ने उससे सीख लिया। वो कहती है, देखें आपकी शादी को कितना वक्त हुआ। वो कहता 3 माह। वो कहती है अब मेरी शादी को कितना वक्त हुआ। वो कहता 3 माह। तो कहती है 6 हो गए। अब हम दोनों की शादी को कितना वक्त हुआ। वो कहता 3 माह। तो कहती है फिर 9 माह पूरे हो गए। तो वो कहता है फिर लोग बातें क्यों करते हैं। वो कहती है वो इसलिए कर रहे हैं कि वो तो नहीं चाहते थे कि हमारी शादी हो। अब शादी होगी तो वो इससे जेलस थे, अब ऊपर से बच्चा पैदा होगा तो वो मजीद जेलस हो गए। उनसे हमारी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और वो शोहर साहब बिल्कुल इनके सपोर्टर्स, इनके वोटर्स, इनके वर्कर्स की तरह दोबारा मिठाई की टोकरी उठाते हैं और चले जाते हैं फिर उसको बांटने और लोगों को मुबारकबाद देने और उनसे वसूल करने। अब देख लीजिए जेआईटी के मामले में जब ही फैसला आता है तो ये मुबारकबादें दे देकर एक हराम बपा कर देते हैं, लेकिन बाद में फिर उसी जेआईटी को गालियां भी देते हैं, उनके बच्चों तक के लिए जमीन तंग करने की धमकियां भी देते हैं, उसे कसाई की दुकान भी कहते हैं। अदालतों के फैसले आते हैं तो फिर ये उन्हीं फैसलों पे मिठाइयां बांट कर दुकानें फारिग कर देते हैं। लेकिन जब उर्दू में फैसला आता है तो फिर उन्हीं जजेस को धमकियां देते हैं, कभी उनको ब्लैकमेल करते हैं, कभी उनको भूत कहकर उठाकर बाहर फेंकने की धमकियां देते हैं, कभी कुछ करते हैं। आप इनसे एमन फोल्ड के बारे में पूछ लें कि ये कहां से आए, तो यहां पे भी आपको यही माजरा नजर आएगा। मियां नवाज शरीफ साहब फरमाएंगे ये मेरा बाप उस वक्त एक अमीर तरीन सनतकार था जब पाकिस्तान का क़याम भी नहीं हुआ था। शहबाज शरीफ से बात कर लेंगे तो वो कहेगा मैं तो एक मजदूर का, गरीब मजदूर का बेटा हूं, किसान का बेटा हूं। अब मरियम नवाज से बात कर ले, वो कहेगी ये पैसे उन बच्चों के पास दादा ने डायरेक्ट दे दिए थे। अदालत पूछ रहे तो कह देंगे कतरी वो पेश कर देंगे कि कतरी ने मैं ये पैसे दिए थे ये खरीदने के लिए। ये बिल्कुल इनकी कैलकुलेशन इसी तरह की है। और उसके बाद जिस तरह वो शोहर साहब उसकी हर बात को मानकर दोबारा मिठाई देने चले गए थे, बिल्कुल इनके सपोर्टर्स और इनके वर्कर्स और इनके पार्टियों के दौरान भी इनकी हर बात को इसी तरह मानते हैं और मियां साहब आवे ही आवे, मियां साहब जावे ही जावे के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। मियां साहब क्या देते हैं कि मैं बीमार हूं, तो ये उसको बीमार मान लेते हैं। वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं तो मियां जावे ही जावे के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। मियां साहब कहते हैं मैं वापस आना चाह रहा हूं, तो ये आवे ही आवे के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। मियां साहब कहते हैं मेरी डील हो रही है फौज से, तो ये इसके ऊपर नारे लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब डील नहीं हो पाती तो मियां साहब इनकलाबी बनते हैं, तो ये मियां साहब को इनकलाबी भी समझना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए ये एक ऐसी मखलूक के साथ वास्ता है कि जिसको आप कभी भी दलील के साथ कोई बात ना समझा सकते हैं, ना इनसे कोई दलील सुन सकते हैं, ना इनको दलील सुना सकते हैं। तो इसलिए इस पे तो इनके साथ तो बात करना ही मैं समझता हूं बिल्कुल बेकार हो चुका। अब आते हैं दूसरे मामले की तरफ जो काफी सीरियस कह लें, बड़ा अहम सा मामला है। वो है ये जो नई दहशतगर्दी की लहर आई है, क्या ये एक प्री प्लान एक नई जंग का पेशखैमा है, या ये सिर्फ वो चंद छुपे हुए कुछ लोग या कुछ चिंगारियां या कुछ बारूदी सूंघे कह लें जिस तरह वो रह जाती हैं तो वो वक्तन फवक्तन अपनी मौजूदगी का इजहार करती हैं। लेकिन अगर इसके सिनेरियो को देखें, इसके तरीकाकार को देखें, तो इससे ये नहीं लगता कि ये कोई रह गए थोड़े बहुत इधर उधर दहशतगर्द छुपे हुए थे या वो अपने बिलों में कहीं थे, कोई सेफ जगह पे मौजूद थे, तो वो वक्तन फवक्तन कार्रवाई कर रहे हैं। इससे तो ऐसा नहीं लगता। अब इसमें जो ज्यादा खतरनाक बात है वो ये है कि वहां पे 10 या 14 हमारे फौजी शहीद हो गए, लेकिन हमारी सियासी क़यादत की तरफ से कोई मजम्मत तक का बयान नहीं आया। ये वो क़यादत जो एक असद तूर को 2 डंडे लग जाने से वो भी पता नहीं लगे थे रियल के नहीं लगे, उस लफंडर के घर पूरी क़यादत सजदा रेज़ हो जाती है जाकर। लेकिन 14 या 10 लोग दिफाए वतन में शहीद हो जाते हैं और ये किसी एक शहीद के घर में भी नहीं जाते। अगर इनका बयानिया तो ये था कि हमें तो प्रॉब्लम है कि एक तो जर्नैल से
बाकी में तो इनको जुनैद सफदर नजर आता था। तो क्या इस मोहतरमा को उन 10 या 14 शहीदों बच्चों में से किसी के शक्ल में इनको जुनैद सफदर क्यों नजर नहीं आया? मौलाना साहब की तो बात ही करना फजूल है। वो तो ऐलान कह चुके हैं कि जो फौज के साथ लड़ता हुआ मरे वो शहीद है। तो मौलाना साहब से तो कुछ तवक्को की नहीं जा सकती थी, लेकिन असदुल के घर मौलाना साहब भी सजदा रेज़ हो गए थे जाकर। इसी तरह आप पीपल्स पार्टी को देख लें तो इससे तो यूं ही लगता है कि जैसे कि इंटरनेशनल साजिश है, जो पूरी एक लड़ाई है जिसमें आपको धकेलने की दोबारा कोशिश की जा रही है। और इसके लिए ये सारी पार्टीज उनके साथ मिलेंगी, क्योंकि किसी को बाहर अपने एवन फील्ड बचाने हैं, किसी को अपने सिरे माल बचाने हैं, किसी को अपने बच्चों की बाहर तालीम बचानी है, किसी को बैरून मुल्क में अपने और बहुत सारे एसिड हैं वो बचाने हैं, किसी को वहां पे नेशनलिटियां खुफिया रखी हुई हैं वो बचानी है, किसी ने यहाँ पे हालात खराब होते हैं तो वहां भागकर जाकर पनाह लेनी है वो बचाना है। लेकिन ये हमारी सियासत की आदत क्यों बोल जाती है? वो सही कहते हैं कि तारीख का सबक ये है कि तारीख से कोई सबक हासिल नहीं करता। अहमद रजा पहलवी, ये शहंशाह ईरान, जितनी दुनिया कर सकता था अमेरिका की गुलामी उसने की, लेकिन जब उसका मकसद अमेरिका का पूरा हुआ तो उसने उसको कब्र के लिए भी जगह नहीं दी थी। उसका जहाज तक भी लैंड नहीं होने दिया था अमेरिका में। दुनिया तंग हो गई थी उस बंदे के लिए। आपके लिए भी ये तब तक ये प्रोटोकॉल्स मौजूद है जब तक ये फौज मौजूद है। आपके बच्चे भी बैरून मुल्क पढ़ रहे हैं तो तब तक ही पढ़ रहे हैं, इसलिए वो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि फौज की मुखालफत में। जिस दिन ये कांटा खुदा न खास्ता ये निकल गया तो आप लोगों का जहाज भी कोई लैंड नहीं होने देगा यूरोप में, या किसी आपके एसेट जो पड़े हुए हैं उनमें से फूटी कौड़ी भी आपको नहीं देगा कोई। सब के सब वो मुल्क खराब करके जाएंगे, कंगाल होकर फिरेंगे आप। मिस्र, शाम, लेबनान, ये आपके सामने इराक, लीबिया, ये सारी मिसालें आपके सामने मौजूद है। किस खुश फहमियों में आप लोग फिर रहे हैं? अपने जवानों के खून के ऊपर आपको शर्म नहीं आती कि एक बयान तक नहीं दे सकते आप लोग? 24 घंटे इन्हीं को कोसते रहते हैं। लेकिन शर्म आने के लिए भी शर्म का होना जरूरी है। तो इन लोगों को तो शर्म नहीं आएगी, और लाजमी बात है इनके सिनेरियो या इनके तरीका वारदात से यही लग रहा है कि ये जंग अगले आने वाले दिनों में ज्यादा भड़क सकती है। हम एक नई दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जा सकते हैं, क्योंकि हमने एब्सोल्युटली नॉट कहा हुआ, और अब उस एब्सोल्युटली नॉट की कीमत देना पड़ेगी, क्योंकि गैरत और हमीयत की कीमत हमेशा खून ही दिया गया था, ये कीमत देना पड़ती है। अब देखना यह कि हमारे सिक्योरिटी इदारे भी डेफिनेट गाफिल तो नहीं बैठे, वो भी कर रहे हैं। बहुत सी जगह पर उन्होंने काउंटर किए भी होंगे, बहुत से ऐसे हमले भी जो होने से पहले उन्होंने नाकाम किए, आइंदा भी करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ नुकसान तो बहरहाल हो रहा है। तो देखते हैं ये आने वाले दिनों में ये क्या सूरत क्या रुख इख्तियार करती है। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना अपने मुतल्लिकात का और अपने इस चैनल का बहुत सा ख्याल रखिएगा। जो इस दुनिया से चले गए हैं, खासकर या आर्मी के शोहदा, उनके लिए इस्तगफार करके, और जो जिंदा हैं उनके लिए उनके साथ सिला रहमी करके, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके। अल्लाह हाफिज।